नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है। प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं। हिंदी में जीएम सरसों कह सकते हैं, जनरल मैनेजर नहीं। भारत में इससे पहले बीटी बैगन लाने का प्रयास हुआ मगर 2010 में रोक लग गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। जीएम फूड को लेकर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है, सुरक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर जीएम फूड को लेकर सवाल जवाब छापे गए हैं जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं, FAQ। इसमें कहा गया है कि अलग अलग जीएम अलग अलग जीन से बनाए जाते हैं, इसलिए हर जीएम फूड का परीक्षण का नतीजा एक दूसरे से अलग हो सकता है। संभव नहीं है कि सारे जीएम फूड के बारे में एक तरह का जवाब दे दिया जाए कि यह सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीएम फूड उपलब्ध है और इससे स्वास्थ्य को कोई खास खतरा नहीं है। जिन देशों में अनुमति है वहां इस्तेमाल करने वाले लोगों में किसी प्रकार की खराबी के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ये सब जवाब है जो मैं पढ़ रहा हूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मोटा मोटी यह समझिए कि इसमें 2 किस्मों के जीन को मिलाकर एक ऐसा बीज बनाया गया है जिसे कीड़े बर्बाद ना कर सकें, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कहा गया है कि जीएम फूड खाने से मानव शरीर या जानवर शरीर में ट्रांस जीन के प्रवेश के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। जीएम फूड का बढ़ा हुआ प्रोटीन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जीएम मस्टर्ड सरसों के बीज पारंपरिक सरसों के बीज की तरह ही सुरक्षित है। जीएम मस्टर्ड से बना तेल, दवा, औषधि वैसे ही सुरक्षित है जैसे पारंपरिक सरसों से बना तेल या दवा, बल्कि स्वाद से लेकर औषधीय गुणों तक में कोई अंतर नहीं होता। जीएम मस्टर्ड सरसों की पारंपरिक वैरायटी वरुणा और RL 1359 के जैसा ही पोषक होता है। जिस तरह से मंत्रालय की वेबसाइट पर सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं उससे यही लगता है कि जीएम फूड से सुरक्षित और सर्वगुण संपन्न खाद्य पदार्थ दुनिया में दूसरा नहीं है। मंत्रालय की साइट पर हर सवाल मामूली लगते हैं। गाय भैंस जीएम सरसों की खली खा ले, दूध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मधुमक्खियां जीएम सरसों के फूलों के रस चूस लें, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएम मस्टर्ड DMH11 का हाइब्रिड रूप है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने विकसित किया है। इसे भारत सरकार की संस्थाओं ने ही आर्थिक सहयोग दिया है। दावा है कि जीएम सरसों से 30-35% तक उत्पादकता बढ़ जाएगी। सरसों तेल का आयात कम हो जाएगा। आलोचक कहते हैं कि जीएम मस्टर्ड की उत्पादकता का परीक्षण सरसों की जिस वैरायटी के तुलना में किया गया है वो सही नहीं है। RH 749 किस्म से 1 हेक्टेयर में आप 2600-2800 किलो सरसों उगा सकते हैं। DMH11 हाइब्रिड सरसों से 1 हेक्टेयर में 2626 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन का दावा किया गया है। तो 200-250-400 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन बढ़ भी जाए तो क्या ये वाकई इतना बड़ा कमाल है जिसके लिए आप 14 साल रिसर्च करें, इतना पैसा खर्च करें, जिसे हम पारंपरिक खेती से सुधार नहीं सकते। हमारे सपनों के देश अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ जीएम फूड को लेकर भी एक राय नहीं है, जबकि वहां दशकों से लोग वर्षों से जीएम फूड खा रहे हैं। मक्का और सोयाबीन वगैरह जीएम वहां खाते हैं लोग। वे पिछले साल वहां बहस हुई कि पता होना चाहिए कि जीएम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो लेबल लगना चाहिए। फिर इस पर बहस हुई और राज्यों में 100 से ज्यादा वहां के राज्यों में बिल पेश कर दिए गए। लेबल का विरोध करने वाले कहते थे कि जब जीएम अनाज या खाद्यान्न सुरक्षित है तो क्यों लिखें कि यह जीएम अनाज है, इससे लोग परेशान हो जाएंगे, कहीं कोई बात तो नहीं है। दशकों तक जीएम अनाज खाने के बाद अमेरिकी लोगों को पता चला कि जीएम फूड के लिए जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है वो खतरनाक है। इसे हर्बिसाइड कहते हैं। जैसे खरपतवार उग जाए तो उसको साफ कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम फसलों के नीचे उगने वाले खरपतवार को खत्म करने वाले हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट होता है जो एक तरह से कैंसर पैदा करने वाला कार्सिनोजेन है। इसके खिलाफ देश भर में भारत में कई संगठन सरसों सत्याग्रह चला रहे हैं। सरसों सत्याग्रह स्वदेशी जागरण मंच ने 23 मई आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। कहा है कि जीएम सरसों की खेती की अनुमति मत दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि जीएम मस्टर्ड के पक्ष में आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। जीएम सरसों के स्वदेशी होने का दावा पूरी तरह से गलत है। 2002 में ठीक ऐसे ही उत्पाद की खेती के लिए एक कंपनी ने अनुमति मांगी थी और इसी कंपनी का ही जैसा ये उत्पाद है। जीएम सरसों की उत्पादकता पारंपरिक सरसों से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। बहुत सी देसी सरसों ऐसी हैं जो जीएम सरसों से ज्यादा उत्पादक हैं। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन ने जिस वैज्ञानिक अंदाज में
प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उससे लगता नहीं है कि कोई उनके दावे को गणेश जी के ट्रांसप्लांट वाले उदाहरण से इतनी आसानी से काट सकता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि महाजन जी ने भी अपनी तरफ से पूरे तथ्यों के साथ और वैज्ञानिकता के आधार पर चिट्ठी लिखी है, अंग्रेजी में। वैसे हिंदी में अनुवाद करने में मुझे भी दिक्कत आ रही है कई तकनीकी शब्दों को। 18 मई को मिंट अखबार से 14 साल के शोध के बाद जीएम सरसों की वैरायटी तैयार करने वाले दीपक पेंटल का एक इंटरव्यू छपा है मिंट अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदमी हर दिन 2 से 3 लाख प्रकार के प्रोटीन का सेवन करता है। ये हम नहीं जानते थे। सरसों में 80,000 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये भी हम नहीं जानते थे। जीएम सरसों बर्नेस और बर्स्टार, ये 2 एक तरह से जीन है, उनसे बना हुआ है जो ऐसा प्रोटीन ही पैदा नहीं करता जिससे एलर्जी हो या टॉक्सिक यानी कोई जहरीला चीज पैदा हो जिससे आपको मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाए। इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जीएम टेक्नोलॉजी के खिलाफ जो झूठ फैलाया जा रहा है वो पोस्ट ट्रूथ जगत का हिस्सा है, ये पेंटल साहब ने कहा है। पोस्ट ट्रूथ से हम पत्रकार लोग भी परेशान हैं, पता नहीं था वैज्ञानिक लोग भी कष्ट में हैं। वैसे जीएम फूड का विरोध पोस्ट ट्रूथ के प्रचलन में आने से कई साल पहले से हो रहा है। ट्रंप के जीतने के बाद यह शब्द प्रचलित हुआ। मतलब यह है कि सत्य पर लोगों की भावना भारी पड़ जाती है, जो भीड़ मान ले वही सत्य है। पश्चिम का तो पता नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में पोस्ट ट्रूथ के अनेक प्रसंग आपको मिल जाएंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे तो। एनीवे, पेंटल साहब का दावा है कि इस रिसर्च को लेकर जितने भी परीक्षण हुए हैं, सुरक्षा जांच हुई है, वो भारतीय पैमाने के अनुसार हुई है, सरकारी कंपनियों ने, एजेंसियों ने की है, किसी कंपनी के दबाव में नहीं हुआ है, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का पैसा लगा है और सरकार के रेगुलेटर है। हम इसी विषय पर अपने 2 मेहमानों के साथ बात करेंगे। कविता कुरुंगटी जी हैं, आप अलायंस फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा से जुड़ी हुई हैं और आपके साथ बहुत सारे संगठन हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। एनके सिंह है, निदेशक आप नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। मेरे सवाल हो सकते हैं बचकाने हों, लेकिन आप लोग अपने तथ्यों से सही करते हुए जवाब दे दीजिएगा। मुझे और हमारे सामान्य दर्शकों को ये बताइए कविता जी कि जो मैंने कहा उससे अलग ये क्यों खतरनाक है? अगर दोनों सब ठीक ही ठाक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने पढ़ा, आपको क्यों लगता है कि ये खतरा है, इसको रोक देना चाहिए? क्योंकि वैज्ञानिक, आप साइंस पे तो जरूर भरोसा करती होंगी, ये वैज्ञानिक लोगों का शोध है, कुछ कष्ट उठाया होगा इन्होंने। अगर वैज्ञानिक तरीके से दावा कर रहे हैं तो इसके स्वागत में क्या दिक्कत है आपको? जी देखिए, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो एक लिविंग टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है आपने एक प्राणी का जीन्स किसी और प्राणी में फोर्सिबली, अननेचुरली, अप्राकृतिक ढंग से आपने जब डाल दिया, बहुत सारे ऐसे सबूत है साइंटिफिक स्टडीज से जो दिखाते हैं कि आपके डीएनए में काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसका जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो एक संभावनाओं का खेल बन जाता है कि कई सारे जीन्स साइलेंट भी हो जाते हैं, नए जीन्स काम करने लगते हैं, नए प्रोटीन्स कुछ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को जो लोग डेवलप करते हैं वो तो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि उन्होंने जिस प्रोटीन के लिए और जिस नया गुण के लिए उन्होंने रिसर्च किया है वो प्रकटित हो रहा है कि नहीं, वही देखना चाहते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस है जिसका टेस्ट भी नहीं होता है। अभी इस जीएम सरसों के मामले में बीटी बैंगन के टाइम पे जितने स्टडीज हुए थे, जितने टेस्ट हुए थे वो भी नहीं हुए। और बीटी बैंगन में क्योंकि वो सारे टेस्ट हुए थे और क्योंकि वो पूरा डेटा बाहर आया था, वेबसाइट पे, रेगुलेटरी वेबसाइट पे डाला गया था और देश भर के वैज्ञानिकों ने उसका स्क्रूटिनी किया था, तब जाके पता चला कि बीटी बैंगन आखिर सेफ नहीं है, कि ये असुरक्षित है, इसकी जरूरत नहीं है और पर्यावरणीय एज वेल एज स्वास्थ्य संबंधित कई सारे इसके नकारात्मक असर होंगे। जीएम सरसों के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी भी नहीं दी गई है, उसकी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। अगर इनके पास विज्ञान है तो किस बात से डर रहे हैं? अच्छा, क्या छुपा रहे हैं? क्यों इसका सही जांच नहीं किया? कविता जी, मेरा एक सवाल है, आपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात की, इसका मतलब शरीर पर क्या असर पड़ेगा और खेतों पर क्या असर पड़ेगा ठीक नहीं बताया जा सकता, कुछ असर का पता नहीं चलता और कुछ भी नया भी असर हो सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शरीर का चलिए मान लेते हैं, खेतों पर क्या असर पड़ता है, क्या इस पर कोई आलोचना है? क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक गांव में जो देखते हैं
वो ये जानना चाहेंगे कि उनकी मिट्टी, उनकी जमीन पर क्या ऐसा असर पड़ जाएगा जो बाकी अभी तो बीटी कॉटन की खेती करते हैं या कई तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे ही इतना सारा असर पड़ रहा है, लेकिन वो खेती तो वो कर ही रहे हैं। वो देखिए, बीटी कॉटन में तो अब साफ निकल के आया है कि बीटी कॉटन आने के बाद इस देश में कीटनाशकों का इस्तेमाल कपास के फसल में और ज्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ है। आप जानना चाहते हैं पर्यावरण के ऊपर क्या क्या असर होगा। एक तो जिन प्राणियों को हम ये मानते हैं कि ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है, हमको हानि नहीं पहुंचाते हैं, हमारे खेती को या मनुष्यों को इनकी जरूरत है, जैसे मधुमक्खी है और पॉलिनेटर्स भी होते हैं, इनके ऊपर जो असर है, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है जो दिखाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से बेनिफिशियल और अनइंटेंडेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असर होता है। जिन कीड़ों को आप डिस्ट्रॉय करने के लिए निकले हैं जीएम का तकनीक लेके, और जिन खरपतवार को नाश करने के लिए निकले हैं हेर्बिसाइड टॉलरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेके, हम आज जानते हैं कि वो सुपर वीड्स बन जाते हैं, सुपर पेस्ट बन जाते हैं, उनमें सहने की शक्ति और बढ़ जाती है और उसके बाद आपके मामूली तरीकों से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जमीन के ऊपर, जमीन के माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर असर होगा, ये हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य है। तो ये एविडेंस है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उगाने से पर्यावरण के ऊपर असर होता है। बहुत सारे किसान एक फसली या दो फसली खेती करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि जीएम सरसों उगाने के बाद हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं उसी जमीन पर, जैसे ऑर्गेनिक आलू उगा लें या ऑर्गेनिक पालक? देखिए, आप उसके बाद की भी बात मत कीजिए। अगर कोई जीएम सरसों उगा रहे हैं और बगल में कोई ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएम का जो जीन है आके इनके फसल में घुस जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी है, हवा है, पॉलिनेशन तो हो जाएगा। इस क्रॉस पॉलिनेशन में, इस आउट क्रॉसिंग में आपका ऑर्गेनिक जो करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं गिने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। हमारा ऑर्गेनिक का रेगुलेशन ये कहता है, और खुद से ऑर्गेनिक किसान प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, प्रकृति के साथ साथ करना काम, अपना कृषि करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक की एक बात है, और नॉन जीएम किसान जीएम किसान बन जाएंगे, क्योंकि कंटामिनेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रदूषण होता है, जेनेटिक कंटामिनेशन, ये तो इनएविटेबल है। अब मैं एनके सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। आप ही बताएं कि जो कविता जी ने जो जितने सवाल अभी उठाए हैं, उन्हीं का आप जवाब दे दीजिए। आप जी धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं कविता जी ने, और आपने भी अपनी प्रस्तावना में बहुत सारी बातें कही हैं जो कि जीएम फसलों के विरोधी लोग बार बार उसी बात को कहते हैं। उसमें पहली बात तो है, कहते हैं कि एक सेकंड मेरा बात सुन लीजिए। ज्यादातर बात मैंने वो कही है जो वेबसाइट पर कही गई है, ज्यादातर बात, और उसमें अगर आप तराजू लेके तौलेंगे तो दोनों बात बराबर है। तो इस पे समय ना बर्बाद करें, आगे बताइए सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बात कही गई कि ये प्राकृतिक नहीं है। तो मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि एक एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो लाखों वर्षों से जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है। वो बैक्टीरिया है, वो मनुष्य नहीं है। वो अपना एक जीन पौधों में डालता है और अपने मतलब का पदार्थ बनाता है और उस पर ग्रो करता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज प्रकृति से ही हुई है। प्रकृति में ये सब चीजें हो रही हैं। उसे बहुत ही वर्षों की शोध के बाद उनको सीखा गया कि कैसे जीन को क्लोन करते हैं और कैसे उनको ट्रांसफर करते हैं। वो प्रकृति से ही सीख करके मानव ने उसको अपने उपयोग में लाया। और पूरे विज्ञान का यही आधार है। जब हम विज्ञान के सिद्धांतों को समझते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो ये कहना कि ये नेचुरल नहीं है, तो हमें प्रयत्न तो करना पड़ेगा प्रकृति से सीख करके अपने उपयोग के लिए, उसको उपयोग करने के लिए। दूसरी बातें हैं कि जो खेत खराब हो जाएगा या किसी जानवर पे बुरा असर पड़ रहा है या कंटामिनेशन हो जाएगा, सुपरवीड निकल जाएगा, ये सारी चीजें, सारे तथ्य
इनमें खोज की गई है और ऐसा विश्व भर के वैज्ञानिकों के निष्कर्ष से निकला है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीएम फसलों के माध्यम से जो भी रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, वो एक रेजिस्टेंस की प्रक्रिया भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो मैनेज किया जाता है। बिना जीएम के भी वही रेजिस्टेंस पैदा होता है। ग्लाइफोसेट अगर जहर है तो ग्लाइफोसेट बाजार में खुलेआम उपलब्ध है, बिना जीएम के भी भारत में वो बिक्री हो रही है, यूज हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी करना चाहिए। ऐसी बात, इसमें बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ग्लाइफोसेट की जो बात की आपने, वो अलग से भी बिकता है। अगर इसमें होता है तो ये खराब है ना सर? ये कैसे मैनेज होगा, ये तो बताइए। ये WHO के कैंसर विंग ने जो कहा है, जो रिसर्च सेंटर है, उसने कहा है। देखिए, जो एक डॉक्टर सेरेलनी का एक पेपर है जिसको बार बार कोट किया जाता है, हाँ, तो उस पेपर में सेरेलनी साहब ने खुद कंक्लूड किया है कि जो ग्लाइफोसेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, हाँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसको पेपर को रिट्रैक्ट भी किया गया था। उसका जो फार्मूलेशन है, जो एडिटिव ऐड किए जाते हैं, उस एडिटिव में कोई एक था जिसकी वजह से उन्हें इफेक्ट मिले थे। ठीक है, कविता जी आप इस पे कुछ कहना चाहती हैं अभी? रवीश जी, हाँ, ठीक, इसी पॉइंट पे बस, उसके बाद उन्हीं को बोलने दीजिएगा। हाँ, एक बात ये है, अगर ये टेक्नोलॉजी अननेचुरल नहीं होता है, ये हानिकारक नहीं होता है, इस देश में एक कानून के तहत हम क्यों सेपरेट रूल्स बना के इसका रेगुलेशन करेंगे? क्यों दुनिया भर में एक प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कार्टेहेना प्रोटोकॉल नाम का। अगर ये नेचुरल होता है और बाकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जैसा होता है, क्या दुनिया भर के देश सब बेवकूफ है क्या कि वो साइन कर रहे हैं? कैसे इसको रेगुलेट करना चाहिए? देखिए, एनके सिंह जी इसका जवाब देते हैं इस बीच में। ठीक है, पॉइंट आपने कहते दिया, अब एनके सिंह जी को जवाब दें। ठीक नहीं है, आपका प्रश्न समझ गया, जवाब भी तो सुनिए प्लीज। एक सेकंड, आप जवाब सुन लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रेगुलेट नहीं होती है? क्या सड़क पे ड्राइव करना रेगुलेट नहीं होता है? धान रोकते हैं सर, इधर आइए सर, खेती पे बात करते हैं। धान कैसे रोकते हैं, क्या बीज लगाते हैं, इसको आप रेगुलेट करते हैं। आलू कैसे रोकते हैं, आप इसको रेगुलेट करते हैं। आप क्यों जेनेटिक मॉडिफाइड फूड को रेगुलेट करते हैं? इसका सवाल दीजिए सर। जो सवाल खेती के संदर्भ में पूछा गया है, ट्रैफिक को भी रेगुलेट किया जाता है और गाड़ी को भी रेगुलेट किया जाता है। जी, खेती में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, हाई टेक्नोलॉजी की वजह से ही रेगुलेट कर रहे हैं क्या? हाँ, कविता जी एक बार उनको पूरा कहने दीजिए ना बात। हाँ, बिल्कुल। रेगुलर ब्रीडिंग से भी कुछ प्रोडक्ट आए हैं जो टॉक्सिक थे, जिनको हटा लिया गया था। मैं बता रहा हूँ, जब आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है, आप किसी और सवाल पे चले गए। जब ये खेती, जब ये टेक्नोलॉजी प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसको दुनिया भर में रेगुलेट करने की संस्थाएं क्यों हैं? ये इस जीएम ब्रीड के दावे में कहा गया है कि भारत की रेगुलेटरी संस्थाओं ने इसका परीक्षण किया है। जब प्राकृतिक है तो जैसे कलम इलाहाबाद में देखिए, तेंदुलकर नाम, लखनऊ वाले जो बाबा हैं, तेंदुलकर के नाम से कलमी आम बना लेते हैं, तो कोई रेगुलेट करने जाता है? मैंने कहा कि इसका जो सिद्धांत है प्रकृति से सीखा गया है, और जो भी टेक्नोलॉजी पावरफुल टेक्नोलॉजी होगी उसको रेगुलेशन, और ये सेल्फ रेगुलेशन है। तो पहले से जब भी टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक और प्रकृति से सीखा जाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। देखिए, आप जो शुरू में कह रहे थे उसी के खिलाफ बोलने लगे आप। नहीं, मैं खिलाफ नहीं बोला, आपके समझने का अंतर है। ठीक है, एक सेकंड। जैसे अगर आप बिल्कुल सब कुछ प्राकृतिक करना चाहते हैं तो इस प्रकृति में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब प्राकृतिक है। हाँ, दवाइयाँ क्यों खाते हैं? वो ऑर्गेनिक खेती के सिद्धांत के फिर तो ऑर्गेनिक, क्या जीएम फूड में, एक सेकंड सर, एनके सिंह जी मैं पूछता हूँ, क्या जीएम फूड प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक खेती हो सकती है? जीएम फूड, देखिए अभी जो ऑर्गेनिक का जो रेगुलेशन है, ऑर्गेनिक खेती हो सकती है? आप जवाब सुन तो लीजिए। हाँ। मैं बता रहा हूँ, अभी जो ऑर्गेनिक खेत के जो स्टैंडर्ड है ऑर्गेनिक फूड के, उसमें जीएम इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए जीएम नहीं हो सकता।